नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। SI का एग्ज़ाम होने वाला है, अब जल्द ही अक्टूबर में डेट आ गई है, तो आप लोग उसको तैयारी अच्छे से करो। बाकी अच्छे से और स्टैंडर्ड का पढ़ना है तो हम PCS लेवल का पढ़ते हुए चल रहे हैं। PCS का आप लोग पढ़ सकते हैं, UPSI के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं और SSC के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन सभी का लेवल निचला ही आता है, बहुत कम लेवल आता है इन सभी का। रेलवे के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। आज हम उन चीज़ों की बात करने वाले हैं, जैसे हमने बात की प्रस्तावों के संबंध में, कौन कौन से प्रस्ताव लाए जा सकते हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो विधेयक लाए जाते हैं या विधायी प्रक्रिया क्या होती है। विधायी प्रक्रिया की हम लोग बात करें, साधारण विधेयक क्या होते हैं, सरकारी विधेयक क्या होते हैं, गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। यानी जो एक संसद में कानून बनाने के लिए जो पहले से पेश किया जाता है उसको हम कहते क्या हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या बन जाता है वह, तो उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग विधायी प्रक्रिया के संबंध में। किसके बारे में? विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया की बात की जाए तो विधायी प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और ये विधायी प्रक्रिया कौन सी है हमारी? ये है जिसमें विधेयक पेश किए जाएंगे और उनके वो कानून बन जाएंगे, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। विधायी प्रक्रिया की बात की जाए तो विधायी प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक दी गई है? आर्टिकल नंबर 107 से आर्टिकल नंबर 111 तक प्रावधान इसका देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है किसी भी कानून बनने में। कोई भी कानून बनता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उसकी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले जब कोई भी संसद में प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसको उससे पहले, कानून बनने से पहले, यानी जो पेश किया जाता है प्रस्ताव वो कहलाता है बिल या फिर विधेयक। यदि उस पर बहस हो जाती है और बहस हो जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, यानी बहस हो जाने के बाद दोनों सदनों से पारित हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वह बिल या फिर विधेयक किस में परिवर्तित हो जाता है? लॉ या फिर कानून में परिवर्तित हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कितने प्रकार के हमारे विधेयक होते हैं जो संसद में पेश किए जाते हैं, कौन से सदन में कौन से किसको पेश किया जाएगा, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। यानी जैसे हम लोग धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक केवल और केवल पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है धन विधेयक के संबंध में। उन सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है हमारे पास कि कोई भी, जब हमारा सबसे पहले बिल या फिर विधेयक संसद में पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है और दोनों सदनों तथा राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, वह बिल या विधेयक कानून बन जाता है, कानून या फिर लॉ बन जाता है। अब यहाँ पर हमारी बात आती है कि सबसे पहले हमने प्रस्ताव पेश कर दिया, बिल संसद में लेकर आए, विधेयक लेकर के आए हम लोग, दोनों सदनों से बहस के बाद पारित हो चुका है और पारित होने के बाद राष्ट्रपति के क्या हो गए हैं, उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो उसके संबंध में हमारे पास वह क्या बन चुका है? कानून बन जाता है। अब बात हम लोग करें यहाँ पर कि कितने प्रकार के हमारे बिल होते हैं, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। हम उनकी बात करें तो हमारे 4 प्रकार के क्या होते हैं? विधेयक होते हैं। 4 प्रकार के बिल होते हैं। उन 4 प्रकार के बिल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो बिल की या फिर विधेयक की हम लोग बात करते हैं तो
बिल या विधेयक के प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ आपका आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार के कौन कौन से हैं उनको आप लोग देखना। सबसे पहले की मैं बात करूँ तो सबसे पहला होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरा होता है धन विधेयक। धन विधेयक। और तीसरे की हम लोग बात करें तो तीसरा होता है वित्त विधेयक। और लास्ट या 4th नंबर की हम लोग बात करते हैं तो संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, बिल होते हैं या फिर 4 प्रकार के हमारे विधेयक होते हैं जो संसद में पेश किए जाते हैं। अब यहीं से बात आती है कि सरकारी विधेयक कौन से होंगे और गैर सरकारी विधेयक कौन कौन से होते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे साधारण विधेयक क्या है, सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा, क्या राष्ट्रपति की शक्ति होती है, क्या लोकसभा की शक्ति होती है, इसके संबंध में क्या राज्यसभा की शक्ति होती है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। लिया होगा स्क्रीनशॉट। हमारे 2 प्रकार के विधेयक होते हैं। विधेयक का मतलब किस आधार पर, सरकारी या फिर गैर सरकारी आधार पर। तो हमारे 2 प्रकार के कौन सा आधार है, गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। और दूसरे की मैं बात करूं, यहाँ पर दूसरा होता है हमारा सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक ये होते क्या हैं, इनकी हम लोग बात करें। यहाँ पर गैर सरकारी विधेयक का मतलब क्या है और सरकारी विधेयक का मतलब क्या है। ऐसे विधेयक, ऐसे बिल, ऐसे प्रस्ताव जो सरकार के मंत्री लेकर के आते हैं उनको हम बोलते हैं सरकारी विधेयक। ऐसे प्रस्ताव, ऐसे बिल जो सरकार के मंत्री लेकर के आते हैं उनको हम बोलते हैं सरकारी विधेयक। और उसके बाद जो सरकार के मंत्री से अलग जो संसद के सदस्य बिल लेकर के आते हैं उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। उसको क्या बोलते हैं, गैर सरकारी विधेयक। जो प्रस्ताव या बिल सरकार के मंत्रियों के अलावा लाए जाते हैं, उन्हें गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। उन्हें गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करें सरकारी विधेयक कौन से होते हैं। ऐसे विधेयक या बिल जो सरकार के मंत्री के द्वारा, जो सरकार के मंत्रियों के द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें सरकारी विधेयक कहते हैं। उन्हें सरकारी विधेयक
कहते हैं। ये अंतर होता है हमारे पास सरकारी विधेयक में और गैर सरकारी विधेयक में। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में क्या क्या उसके बारे में प्रावधान है, कहाँ पर प्रावधान दिया गया है, कौन से आर्टिकल में प्रावधान देखने के लिए मिलता है साधारण विधेयक का, और किस प्रकार किन किन चरणों से हमारा वह विधेयक पारित होता है, पास होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। फिर इसके संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक होता क्या है? साधारण विधेयक, यदि साधारण विधेयक की बात की जाए तो इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो आर्टिकल 107 में प्रावधान किया गया है कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला प्रावधान क्या देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 107 के अनुसार साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 107 में। यानी हम लोग इसको लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और हम लोग इसको कहाँ पर भी पेश कर सकते हैं, दूसरा राज्यसभा में भी इसको क्या कर सकते हैं, पेश किया जा सकता है साधारण विधेयक को। अब हम लोग यहाँ पर बात करें चरण कौन सा होता है, पहला चरण कौन सा होता है यदि लोकसभा में इसको पेश किया जाता है, यदि राज्यसभा में इसको पेश किया जाता है तो इसके क्या क्या चरण होते हैं, कहाँ पर बदलाव किया जाता है, पेश करने के संबंध में क्या प्रावधान है, उसकी हम लोग बात करते हैं। यानी किन चरणों के आधार पर इसको पेश किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें साधारण विधेयक को, साधारण विधेयक के पेश करने के चरण कौन कौन से होते हैं, यानी स्टेप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, उनकी हम लोग बात करें तो ध्यान से आप लोग उनको समझना। सबसे पहले हम लोग बात करें तो पहले चरण की हम लोग बात करें, पहले चरण में प्रस्तुति होती है, यानी इसको पेश किया जाता है। सबसे पहले चरण की हम लोग बात करें, प्रथम चरण में विधेयक को पेश किया जाता है। अब हम लोग यहाँ बात करें प्रथम चरण में विधेयक को पेश किया जाता है, क्या पहले चरण में इस पर कोई बहस होगी या फिर नहीं होगी, तो इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना। प्रथम चरण में कोई भी बहस नहीं होती है, केवल इसको पेश किया जाता है और उसके बाद सभी को क्या दी जाती हैं, इसकी कॉपियाँ दे दी जाती हैं। उसके बाद इसके जब दूसरी बैठक होती है, दूसरा चरण होता है, तो वहाँ पर इस पर बहस होती है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे दूसरे चरण की। तो पहले चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में विधेयक को पेश किया जाता है और इस चरण में विधेयक पर
विधेयक पर कोई बहस या चर्चा नहीं होती है, बहस या चर्चा नहीं होती है। ये पहला चरण होता है जहाँ पर केवल पेश किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, इसके संबंध में ये बिल है। उसके बाद इस पर बहस कौन से चरण में होगी उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें तो दूसरा चरण होता है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ। तो प्रथम चरण में ऐसा कुछ नहीं होगा, बहस या फिर चर्चा का प्रावधान, ये आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड चरण 2 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। ये चरण फर्स्ट है। चरण सेकंड की हम लोग बात करें तो चरण सेकंड में क्या प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा या बहस होती है, बहस होती है। यहाँ दूसरे चरण में क्या होती है, इस पर बहस होती है। और नेक्स्ट की हम लोग बात करें, इसी चरण में क्या होता है, बहस होने के बाद इसी चरण में विधेयक को समितियों के पास भेजा जाता है। और अगले और क्या प्रावधान होता है इसी चरण में, ये एक बार विधेयक पर चर्चा है फिर बहस होगी, ये चरण सेकंड का फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद बहस होने के बाद इसको समितियों के पास भेजा जाएगा और समितियां इसकी जांच करेंगी और उसके बाद समिति की रिपोर्ट पर सेकंड, इसके बाद थर्ड, समिति की या समितियों की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की जाती है। यानी यदि बदलाव है तो उसके संबंध में सदन में चर्चा की जाएगी, जो भी समिति ने रिपोर्ट भेजी है उसके संबंध में। अब हम लोग यहाँ पर बात करें और प्रावधान क्या है। समितियों की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की जाती है और यदि यहाँ पर अगली हम बात करें, यदि इस विधेयक पर या इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता होती है, यदि इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता होती है तो वह कर लिया जाता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। ये सेकंड चरण में होता है, यानी दूसरे चरण में बहस होगी, बहस के बाद उस पर चर्चा होती है, विभागीय समितियों के पास भेजा जाता है उसको, विधेयक को, और समितियों की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की जाती है। इस विधेयक में संशोधन की यदि आवश्यकता है तो उसमें संशोधन कर लिया जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग बात करें अगले चरण में क्या होता है, उसके बाद पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं और अगले चरण में हमारे पास यहाँ क्या होता है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट हमारे पास चरण आ जाता है थर्ड, और तीसरे चरण में क्या प्रावधान है? तीसरे चरण में जो भी सारी की सारी बहस होने के बाद, चर्चा हो जाने के बाद, अब उसके संबंध में क्या होती है, अब जो भी विभागीय समितियों के द्वारा संशोधन था या सदन के द्वारा किया गया वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर इस पर क्या होती है, वोटिंग होती है एक अलग नए रूप में। तो ध्यान से आप लोग देखना इसको। संशोधन के बाद विधेयक पर वोटिंग होती है। विधेयक पर वोटिंग होती है। इस चरण में विधेयक में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है, केवल उस पर क्या होती है, वोटिंग होती है। यदि वोटिंग बहुमत से हो जाती है, यदि वोटिंग बहुमत से हो जाती है तो इसके बाद इसको, यानी इस विधेयक को दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। तो इसके बाद इस विधेयक को दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। ये आप लोग याद रखना यहाँ पर, ये हमारी, और सेम प्रोसेस के माध्यम से ही ये अगले चरण 4 में आ जाता है। यहाँ पर चरण 4 उसको हम बोलते हैं, और चरण 4 के बाद ही सारी की सारी सेम प्रोसेस के साथ ही क्या होता है, कहाँ पर अगले या दूसरे सदन में इस पर बहस हो सकती है, और क्या क्या कंडीशन है उसकी हम लोग बात करेंगे। दूसरे सदन में इसके लिए क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, क्योंकि हमारा पहले वाला जो सदन है उससे तो क्या हो चुका है, वो बहुमत से पारित हो चुका है। अब दूसरे सदन के पास जाएगा तो वहाँ पर इसके संबंध में दूसरे सदन के पास क्या क्या शक्ति हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखो इधर, अब चरण कौन से के पास, चरण 4 में क्या होता है, यानी यदि हम लोग बात करें इसमें विधेयक पर निम्नलिखित स्थितियां या निम्न स्थितियों के साथ पारित किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कौन कौन सी कंडीशन है, क्या क्या स्थिति होती हैं दूसरे सदन के पास, उनकी हम लोग यहाँ बात करें तो आप लोग ध्यान से इसको समझना। दूसरी कंडीशन क्या होती है दूसरे सदन के पास।
हम लोग यहाँ बात करें तो पहला पॉइंट क्या होता है इसके संबंध में, तो पहला प्रावधान तो ये है, यदि प्रस्ताव दूसरे सदन से आया और उस सदन में, दूसरे सदन में का मतलब क्या है, जैसे पहले प्रस्ताव लोकसभा में पारित होने के बाद अब कहाँ पर जाएगा, तो आप कहोगे अब दूसरा सदन तो हमारे पास राज्यसभा ही है। अब राज्यसभा में क्या कंडीशन हो सकती है, इसके लिए जो प्रस्ताव यहाँ पर पारित होने के बाद कंप्लीट तौर पर राज्यसभा में आ जाता है, पहला प्रावधान तो ये है कि राज्यसभा इसमें बिना बदलाव के इसको पारित कर दे, एक तरीका ये हो सकता है। तो यहाँ पर पहला प्रावधान क्या है, दूसरा सदन उस विधेयक पर बिना बहस के सहमति दे दें। एक तरीका तो होता है ये कि उस पर कोई भी बहस नहीं होगी, तुरंत जैसे आया उसको प्रस्ताव पारित करके भेज दिया, पहला तरीका ये होता है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ क्या होती है, उस विधेयक पर बहस करने के बाद उसमें संशोधन करके वापस पहले सदन के पास भेज सकती है, वापस पहले सदन के पास भेज सकता है। यानी दूसरा सदन क्या कर सकता है, इस पर बहस करके उसमें संशोधन करके किसके पास भेज सकता है, पहले वाले सदन के पास भेज सकता है। ये आप लोग दूसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन की हम लोग बात करें, तीसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें उस सदन में, जैसे लोकसभा से राज्यसभा में प्रस्ताव जाएगा तो वह क्या कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, सदन अस्वीकार कर सकता है। साधारण विधेयक के संबंध में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करें और फोर्थ नंबर की कंडीशन हमारे पास क्या है, तो वहाँ पर और क्या कंडीशन है, और फोर्थ नंबर की कंडीशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। देखो दूसरा सदन उस विधेयक पर बिना बहस के सहमति दे सकता है, उस विधेयक पर बहस करने के बाद उसमें संशोधन करके वापस पहले सदन के पास भेज सकता है, विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। और अगली कंडीशन आती है, विधेयक पर कोई चर्चा नहीं कर सकता है, चर्चा नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है ना तो उस पर वोटिंग की गई है, ना कोई सदन में बहस की गई है, न ही उसको अस्वीकार किया गया है, तो कोई चर्चा नहीं कर सकता है, तो उसके संबंध में क्या कर लेता है, उसको रोक सकता है। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है साधारण विधेयक के संबंध में। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। यदि हमारे पास ये कंडीशन करके भेजता है कि पारित इसको कर देता है, तो उसके संबंध में बाद में यदि ये बिल किस में बनता है, लॉ या फिर कानून में बनता है, तो वहाँ राष्ट्रपति की क्या क्या अधिकार हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। अब
कि यदि उसने पारित कर दिया उस विधेयक को तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या हो सकती हैं अधिकार। ये प्रावधान तो यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं, ये भी काम कर सकता है दूसरा सदन। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की क्या शक्ति होती है साधारण विधेयक के संबंध में। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति का अधिकार क्या है, आर्टिकल 111 के अनुसार क्या प्रावधान है। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति का इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अलग या विभिन्न शक्तियां प्राप्त होती हैं, अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझना। पहली शक्ति की मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक बिल राष्ट्रपति के पास आया तो पहली शक्ति है राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें। एक प्रावधान तो ये है, राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में अपनी जो उनको स्वीकृति देनी है तो उसको वह सुरक्षित रख लें अपने पास ही। सुरक्षित रखने का मतलब क्या है, उस विधेयक पर वीटो पावर का वह प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। दूसरा, थर्ड प्रावधान की मैं बात करूँ, कोई भी विवाद की कंडीशन बन चुकी है तो वहाँ पर राष्ट्रपति उस प्रस्ताव के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं। ये आप लोग बात याद रखना। 3 कंडीशन होती हैं। पहली है प्रस्ताव आया, पारित होने के बाद दोनों सदनों से राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, कानून बन गया। दूसरी कंडीशन है राष्ट्रपति अपनी जो स्वीकृति है उसको सुरक्षित रख लें, यानी वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन की मैं बात यहाँ पर करूँ, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कंट्रोवर्सी हो जाने पर, दोनों सदनों में क्या हो जाने पर, उसके संबंध में विवाद हो जाने पर राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं। उस पर बहस करने के बाद क्या होती है संयुक्त बैठक, उसकी भी बात मैं आपसे कर लूँगा यहाँ पर। तो आप लोग इसको समझो क्या क्या है राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ। तो पहली शक्ति की मैं बात करूँ, पहली शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दें, अपने हस्ताक्षर कर दें, ये कंडीशन आती है। और दूसरे की मैं बात करूं, यहाँ पर और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति को सुरक्षित रख लें, यानी वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन आ जाती है। तीसरी है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
बुला सकते हैं। दोनों सदनों में विवाद है उस प्रस्ताव पर, तो वहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसके संबंध में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। आर्टिकल 108 में प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक का। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ये बात आप लोग याद रखना। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है संयुक्त बैठक के, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं संयुक्त बैठक की। तो ध्यान से आप लोग इसको समझना। आर्टिकल 108 में क्या क्या प्रावधान संयुक्त बैठक का मिलता है देखने के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छे से ध्यान से आप लोग इसको समझना। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें किसके संबंध में, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक और संयुक्त बैठक की हम लोग बात करें तो कहाँ पर, आर्टिकल नंबर 108 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है संयुक्त बैठक का। क्या है, किस आधार पर इसको बुलाया जा सकता है, यहाँ पर उसके आप लोग याद रखना कंडीशन क्या है। दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाने की स्थिति में, गतिरोध हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं यदि दोनों सदनों में किसी प्रस्ताव को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो। अब ये बात आप लोग याद रखना कि सभी विधेयकों पर क्या बुला सकते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं या फिर नहीं। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना। अच्छा और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, स्टार बना के आप लोग लिखना। धन विधेयक, अभी हम लोग अगला जो अपना अगला विधेयक है वो धन विधेयक ही होगा, उसके बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। पर यहाँ आप लोग ये याद रखना, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यानी धन विधेयक की हम लोग बात करेंगे वहाँ पर, तो धन विधेयक के संबंध में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक को जब पेश किया जाएगा, कहाँ पर, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है धन विधेयक के संबंध में। जब राष्ट्रपति की पहले से ही अनुमति ले ली जाती है
तो वहाँ पर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान होगा ही नहीं। ऐसे ही सेम संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में है, यदि पहले से ही अनुमति राष्ट्रपति की ली हुई होती है तो वहाँ पर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब यहाँ पर बात आती है कि कब होगा संयुक्त बैठक, कब होगी, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखना। संयुक्त बैठक किन स्थितियों में होती है, कौन सी कंडीशन में होती है संयुक्त बैठक? यदि किसी प्रस्ताव को दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे तो वहाँ पर क्या होगी, दूसरी, यदि पहले सदन ने पारित कर दिया है तो अभी मैंने कंडीशन आपके लिए लिखी थी कि उस पर अस्वीकृत कर दे या उसको अस्वीकार कर दे, तो वहाँ पर उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। ये भी आप लोग याद आप यहाँ पर रखना। दूसरी कंडीशन की हम लोग या बात करें तो कौन सी कंडीशन है, सदन प्रस्ताव पर या विधेयक में, यहाँ पर लिखेंगे विधेयक या फिर प्रस्ताव में या बिल में, प्रस्ताव में किए गए संशोधन को दूसरा सदन मानने के लिए सहमत नहीं हो, ये कंडीशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यदि दूसरे सदन यानी एक सदन ने उसमें कोई संशोधन किया है और जिसने पहले से ही उसको पारित करके रखा हुआ है तो उसमें उस बदलाव को मानने के लिए वह सदन नहीं मान रहा है, तो वहाँ पर क्या हो सकती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और कंडीशन क्या आती है, यदि दूसरी कंडीशन और अगली कंडीशन क्या हो सकती है, यदि दूसरा सदन इसको अपने पास 6 महीने के लिए रख ले, तो उस संबंध में क्या बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब यहाँ पर मैं जब लिखता हूँ ना बार बार दूसरा सदन का मतलब है जो साधारण विधेयक होता है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि लोकसभा में उसको पेश किया गया है, उसके पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा दूसरा सदन कहलाएगा। यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था और राज्यसभा ने पारित करके लोकसभा के पास भेजा है तो वहाँ पर लोकसभा उस समय दूसरा सदन कहलाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखना, उसको मैं बार बार दूसरे सदन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत अच्छा और एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला पॉइंट आता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो उसका पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छे से और ढंग से इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसके सदन के संबंध में इसकी अध्यक्षता कौन करता है, वहाँ पर ये पूछा जाता है। तो यदि हम लोग बात करें संयुक्त बैठक की, तो इसकी जो कार्य संचालन प्रणाली है, तो संसदीय प्रक्रिया कहाँ पर दी गई है, आर्टिकल 118 में दी गई है। यानी संयुक्त
बैठक की कार्य संचालन प्रणाली, ये आर्टिकल 118 में आपके लिए बता चुका हूँ, क्योंकि अब हमारे आर्टिकल आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। जो पहले बताना होगा वो पहले बताया जाएगा और जो बाद में बताना होगा वो बाद में ही बताया जाएगा। तो आप लोग इसको समझते हुए चलना। संयुक्त बैठक की कार्य संचालन प्रणाली आर्टिकल 118 के अनुसार, आर्टिकल 118 के अनुसार राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ हम लोग बात करें इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो याद आप लोग रखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना, और इस बात को भी आप लोग यहाँ पर याद रखना, यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो वहाँ पर कौन बैठक में भाग लेगा, कौन अध्यक्षता करेगा, तो उस बात को आप लोग याद रखना। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उसकी कंडीशन में कौन अध्यक्षता करेगा, तो वहाँ पर लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये आप लोग याद रखना। और यदि ये दोनों भी नहीं हैं तो उसके बाद हमारे होंगे राज्यसभा उपसभापति। राज्यसभा सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। यदि ये दोनों भी अनुपस्थित हैं तो उसकी कंडीशन में राज्यसभा उपसभापति क्या करेंगे, इस सदन की अध्यक्षता करेंगे। तो ये सारे के सारे प्रावधान एक साधारण विधेयक के संबंध में हैं। क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान है, क्या राष्ट्रपति की अनुमति का प्रावधान है, उन सभी की हमने यहाँ पर बात की है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे संयुक्त बैठक किन किन आधारों पर अभी बुलाई गई है। तीन जो हमारे विधेयक 3 प्रस्ताव हैं उनके संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और कौन कौन से हैं 3 प्रावधान जिनके संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको आप लोग शेयर करना, पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करना और कमेंट्स करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।